आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हमारे चैप्टर वाइज प्रश्न करने की सीरीज में जो हमने आधुनिक भारत के इतिहास की जो चैप्टर वाइज प्रश्न करने की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हमने क्या है कि इसमें प्रमुख आंदोलन पे हम लोग आगे बढ़ चुके थे। जो स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट कर दिया था हमने, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है हमने कांग्रेस पढ़ लिया है, उग्रवादी चरण पढ़ लिया है और उदारवादी चरण पढ़ लिया है। साथियों, आज जो हमने चैप्टर उठाया है, आज हम दो तीन जो मुख्य आंदोलन हुए या फिर एक जो मुख्य घटना हुई, इन सभी घटनाओं के प्रश्नों को हमने उठाया है। आज हम लोग बंगाल विभाजन, आज अगर बात करें हम लोग, तो बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित प्रश्न और होम रूल लीग आंदोलन, ये 3 टॉपिक से आज हम जितने ही प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पहला प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो 1905 ईस्वी में जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत की बात करें तो बंगाल था, ठीक है? और यही कारण था कि बंगाल के विभाजन की मांग शुरू हुई थी, ठीक है? और फिर बंगाल का विभाजन हुआ भी 16 अक्टूबर 1905 को। आगे चलकर क्योंकि ये सांप्रदायिक आधार पे हुआ था, तो आगे चल के फिर जब इसका काफी विरोध हुआ, तो फिर आगे चलकर 1911 में इस विभाजन को रद्द किया गया और उसके जगह पे फिर से पुनः विभाजन किया गया, फिर बिहार अलग हुआ, ठीक? इससे काफी मिलता जुलता प्रश्न हमने कल के लेक्चर में भी किया था, क्योंकि जब पिछले लेक्चर जो हम उग्रवादी चरण का कर रहे थे, उसमें भी हमने काफी इससे संबंधित चर्चा ऑलरेडी की हुई है। तो आज उन सभी को रिवाइज भी हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर इस चैप्टर से और जो है बात करें, अगर बंगाल विभाजन की बात करें, उससे जितने प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को हम करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1905 के आसपास बंगाल किस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो 1905 के आसपास जो है बंगाल, ऑब्वियस बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र की बात है, प्रश्न सही से नहीं बनाया है। प्रश्न करना चाहिए कि 1905 में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन था, तो बंगाल हो जाता, ठीक? अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की आवश्यकता को मुख्य रूप से किस आधार पर उचित ठहराया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक असुविधा पर, ठीक? बोल रहा था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए बंगाल को विभाजन कर रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? वो लोग सांप्रदायिक आधार पर कर दिया, यही कारण था कि विरोध हुआ था इसका। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की नई राजधानी कहाँ स्थापित हुई? देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हुई, ढाका, और पश्चिमी बंगाल की कोलकाता। पश्चिमी बंगाल की क्या? कलकत्ता हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया था, हिंदू बहुल इलाका और मुस्लिम बहुल इलाका में। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वायसराय ने की थी? काफी फेमस प्रश्न है, कल के लेक्चर में भी था, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथियों की? 16 अक्टूबर 1905, हमने कल भी ये प्रश्न किया है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस कमेटी की बैठक 7 अगस्त 1905 को कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित जो हुई थी ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है? देखिए, जब 5 तारीख को जब, सॉरी, जब इसकी घोषणा होती है ना बंगाल विभाजन की, तो 7 अगस्त को जो है एक बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस की, जिसमें ये बोला जाता है कि हम इस विभाजन को नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और फिर वो लोग जो है स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? जो मीटिंग जो होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में ही होती है। अगला प्रश्न है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है? जैसा भी हम बताएं कि स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन, ठीक है? और उसी को जो है बहिष्कार आंदोलन भी लोग बोल दिए। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब स्वदेशी अपनाने पर बल देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ किस नीति पर जोर दिया गया? करेंगे इसको, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और साथ ही साथ जो है स्वथी सॉरी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल
के नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति में कौन से नेता शामिल नहीं है? साधारण प्रश्न कर लेंगे, पहले ही बताएं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो कौन शामिल नहीं है? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में बंद कर दिया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। मांडले जेल में बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करेंगे ना तो पंजाब के क्षेत्र से जो है बाल गंगाधर तिलक ही नेतृत्व कर रहे थे। सॉरी, बंगाल के क्षेत्र से नहीं, महाराष्ट्र के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय पत्रकार ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक कहा है? तो भारतीय शांति का जनक जो है वैलेंटाइन सेरोल ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुमार कृष्ण मित्र ने अपनी किस पत्रिका में सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, बोला है किस पत्रिका में सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा संजीवनी। प्रश्न करेगा कि संजीवनी संजीवनी के लेखक कौन थे? संजीवनी के लेखक जो थे कुमार कृष्ण मित्र। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी मूवमेंट और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वदेशी मूवमेंट और द न्यू स्पिरिट इंडिया के पुस्तक के लेखक की बात करेगा, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वुड नेविंसन। कौन? हेनरी वुड नेविंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ? ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 20 जुलाई 1905। करेंगे इसको। देखिए, बंगाल विभाजन के खिलाफ अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर जो है, देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा परिपूर्ण नहीं है। देखिए, इसका आंसर, इसका कोई प्रश्न हम बना देते हैं कि बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ? तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो क्योंकि उस दिन बंगाल विभाजन लागू हो गया था तो शोक दिवस के मनाया गया। मानिए कि शोक दिवस अगर नहीं दे रहा है ऑप्शन में तो इसका मानिए राखी बंधन दिवस। उस दिन राखी भी बांधा गया था, जैसे हम कल के लेक्चर में बताए थे कि सभी लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर भ्रातृत्व का परिचय दिया, मतलब भाईचारा का परिचय दिया। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा नारा बुलंद किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम सबसे ज्यादा फेमस जो बना उस समय, वंदे मातरम। ठीक। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? हम कल ही बताए थे 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी। तो जो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उस दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, फिर से पुनः विभाजन किया गया और फिर बिहार का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किस दिल्ली दरबार में की गई थी? कल ही बताए थे, आज ही फिर बताएंगे तृतीय दिल्ली दरबार में। कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तब जब बंगाल विभाजन रद्द हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय की बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग थे। बंगाल विभाजन लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड कर्जन जो है लागू किए थे। अगला प्रश्न है कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई? जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया ना तो उसके बाद जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी, करेंगे इसको, साधारण सी बात है, दिल्ली से कोलकाता हो गई स्थानांतरित। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन सा वर्ग मुख्य रूप से शामिल नहीं हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन में कौन सा वर्ग मुख्य रूप से शामिल नहीं हुआ था? करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा किसान और मुस्लिम वर्ग। किसान और मुस्लिम वर्ग जो है शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग, अब देखिए मुस्लिम लीग से प्रश्न आने लगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहा था 1906 में हुई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखो, 1905 में होता है बंगाल विभाजन और 1906 में हो जाता है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, ताकि जो उसके खिलाफ जो विरोध हो रहा था वो विरोध थम जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहा है तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी।
क्योंकि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ना, तो मुस्लिम लीग का लक्ष्य ये कभी नहीं रहा कि भारत को आज़ादी दिलवाई जाए, ठीक है। हालांकि आगे चल के फिर लक्ष्य उसका हुआ जब 1916 में जो है, जब दोनों में जब एक समझो लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका भी लक्ष्य यही हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो उस समय उसका जो लक्ष्य था भारत को आज़ादी दिलाना या फिर भारतीय जो आंदोलन हो रहा था उसमें भाग लेना बिल्कुल नहीं था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका की बात कर रहा है तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, हमने ये प्रश्न कल भी किया है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेंगे इसको। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है मुसलमानों और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। जैसे हम थोड़ी पहले ही बताया कि उसका स्थापना जो भारत को आज़ादी दिलाना बिल्कुल नहीं था, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना ही बिल्कुल नहीं था, ब्रिटिशों के खिलाफ जाना ही बिल्कुल नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य जो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग को किस वायसराय की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को जो है मुस्लिम लीग को लॉर्ड मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से स्थापित किया, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। ठीक। और फिर आगे चल के पार्लियामेंटो सुधार भी आता है जब मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार भी दे दिया जाता है 1908 में। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में के तहत मुसलमानों को कौन सा विशेष अधिकार दिया, जैसा ही हम बताएं कि पृथक निर्वाचन का अधिकार। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार को किस वर्ष स्वीकार किया था। स्वीकार जो किया था 1900, एक सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हाँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय, जैसे हम कल भी बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के जो पृथक निर्वाचन का अधिकार है इसको 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार लेता है, जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। और इस समझौता के तहत मुस्लिम लीग ये मानती है कि भारत को आज़ादी दिलाने में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें वो कांग्रेस का साथ देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता। ठीक। लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक का बात करेगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ही माना जाता हो, बिल्कुल। पार्लियामेंट सुधार आया था, उसी में जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में 1908 में किसके नेतृत्व में खोली गई। तो 1908 में जो है सैयद अमीर अली के नेतृत्व में खोली गई थी, सैयद अमीर अली। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों के लिए किस प्रकार का माना जाता है। देखिए 1916 में लखनऊ समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 22 तक जो है मित्रता और सहयोग का काल रहता है, मित्रता और सहयोग का काल। मैं दोनों जो साथ मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का श्रेय, देखिए अब प्रश्न आ गया होम रूल लीग आंदोलन से। प्रश्न आ रहा है कि भारत में वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का श्रेय मुख्यतः किन दो नेताओं को जाता है। तो ये जाता है जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को, ठीक। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में अपनी होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कहाँ की थी। तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो है बेलगांव में होती है, बेलगांव में। कहाँ, बेलगांव में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष कौन था। तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष की बात करेगा तो जोसेफ बैटिस्टा थे, जोसेफ बैटिस्टा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किन दो प्रमुख पत्रिकाओं में अपनी किन दो प्रमुख पत्रिकाओं के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग के विचार को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है न्यू इंडिया और हरिजन, तो हरिजन तो महात्मा गांधी का। केसरी मराठा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, द पायनियर ऑफ द पायनियर और द स्टेट्समैन। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा
जो होम रूल आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? आंसर हो जाएगा, देखिए ये होम रूल आंदोलन स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये होम रूल आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था, हालांकि प्रश्न में आया है तो ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जारी दूंगा, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, करो या मरो महात्मा गांधी का है। तो ये स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये एक्चुअली में बोले थे वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है तुमको वही मारना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की मूल निवासी थी जहां उन्होंने सर्वप्रथम होम रूल लीग जैसा आंदोलन चलाया था? तो एनी बेसेंट जो है ना, आयरलैंड की निवासी थी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अपनी होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो सितंबर 1916 में जो है इन होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के अडियार में किया था, मद्रास के अडियार में। और इसी आंदोलन में जो है वो इसी आंदोलन में जो है वो काफी प्रख्यात हुई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता भी किया था। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव की बात कर रहा है, तो वो जो है जॉर्ज अरुंडले थे, जॉर्ज अरुंडले। बैटिस्टा तो बाल गंगाधर तिलक के थे, बाल गंगाधर तिलक के। तो जॉर्ज अरुंडले जो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के प्रचार के लिए कौन सी दो प्रमुख पत्रिकाएं निकाली थी? केसरी मराठा तो बाल गंगाधर तिलक निकाले थे, ठीक है। 44 का बाद तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ यही निकाले थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है कि जब श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो किस भारतीय नेता ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी? देखिए जब श्रीमती एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया गया था ना, तो सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? जैसे हम बताएं कि 1916 के जो होम रूल लीग आंदोलन चला था उसमें काफी प्रख्यात हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी एनी बेसेंट। यही कारण था कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट को चुन लिया जाता है कलकत्ता का, सॉरी, कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में क्या घोषणा की थी जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है? देखिए हुआ क्या था कि जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था ना, तो जैसा हम कल ही बताए थे कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है ये कुछ बिना किसी बड़े परिणाम के समाप्त हो जाता है। होता क्या है कि अगस्त घोषणा होता है 1917 में, ठीक है। 1917 के अगस्त घोषणा के में जो है 1917 के अगस्त घोषणा में कहा जाता है कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। तो एनी बेसेंट जो है इस घोषणा के कारण जो है धीरे धीरे अपने आप को होम रूलिंग आंदोलन से तटस्थ कर लेती है, ये सब मानकर कि अंग्रेज तो अब भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का अधिकार दे ही देंगे। तो वो जो है एनी बेसेंट तटस्थ हो जाती हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी छोड़ चले जाते हैं, अपने वैलेंटाइन से रोल के केस के कारण लंदन चले जाते हैं। तो इस कारण जो है होम रूलिंग आंदोलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाता है। तो बात रहा प्रश्न का, तो बात प्रश्न में ये बोल रहा है कि सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में क्या घोषणा की थी जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता संभाली और ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया? देखिए जब होम रूल लीग आंदोलन जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जब समाप्त कर देते हैं ना, जब वो तटस्थ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है 1920 में महात्मा गांधी इस होम रूल लीग आंदोलन का नाम बदल के जो है स्वराज सभा डाल देते हैं, स्वराज सभा। जब 1920 में जब होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो जाता है तो महात्मा गांधी इस होम रूल लीग आंदोलन का नाम बदल के स्वराज सभा रख देते हैं, ठीक है। साथ ही उस तरह से जो है हमने इन तीनों टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपने खुद ही देखा होगा, इसमें काफी क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा था उग्रवादी चरण से, ठीक है। तो हमने जितने भी प्रश्न संभव है सारे प्रश्न बनाने की कोशिश की और सारा प्रश्न हमने बनाया भी है, ठीक है। तो इससे जो भी प्रश्न बन रहे हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे से करेंगे, आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगा सारे प्रश्नों से, ठीक है। साथियों आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है हमने ये तीनों टॉपिक किया है, उग्रवादी हो गया, उदारवादी भी हो गया, इससे पहले कांग्रेस भी कर लिया। अब आगे हम लोग गांधी युग पे चलेंगे, अगला लेक्चर हम लोग गांधी युग पे होगा, ठीक है। तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से करें, ठीक है। और बाकी कोई शिकायत हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन सभी बातों पे गौर करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में गांधी युग के साथ।